नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक मंडे की। ब्लैक मंडे का मतलब जिस दिन सारा मार्केट ब्लैक का, आप सोचेंगे ब्लैक कह रहा हूँ मैं, लेकिन रेड हो गया। ब्लैक इसलिए कि जब कोई बुरा दिन होता है तो सब ब्लैक कहते हैं। तो इसीलिए भारतीय मार्केट के लिए काला दिन है। वैसे तो ओवरऑल पूरे विश्व के लिए काला दिवस था, क्योंकि सभी का मार्केट लाल। कोई देश इससे अछूता नहीं है। आप चाहे भारत की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे रसिया की बात करें, चाहे जापान की बात करें, चाहे यूरोपियन मार्केट की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे वो भारत का आईटी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी सेक्टर का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इवन कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा है मुझे लगता है जो लाल नहीं हो। सारे सेक्टर रेड है। और वजह सिर्फ एक व्यक्ति। पूरे विश्व का जो मार्केट है उसकी वजह सिर्फ एक व्यक्ति। उस एक अकेले व्यक्ति ने ही पूरे विश्व के मार्केट को हिला रखा है। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। आप समझ गए होंगे क्योंकि सारे शेयर मार्केट पे एक ही नाम छाया हुआ है इस समय, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरे मार्केट का तबाह हुआ पड़ा है। इवन अमेरिका का मार्केट भी हाहाकार हुआ पड़ा है, अमेरिका के इन्वेस्टर भी परेशान है। लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं टैरिफ एक दवा की तरह है, कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अरे भाई, कितने कड़वे पीने पड़ते हैं पहले ये तो समझाओ। आपके खुद के इन्वेस्टर आपके खिलाफ हो गए हैं। सारा मार्केट अमेरिका का डूबा पड़ा है। अब तो इवन आप देखेंगे कि अमेरिका में विरोध शुरू हो गया। अमेरिका की पब्लिक सड़कों पे आ गई है इनके विरोध करने के लिए। क्योंकि अगर आप अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे होते तो शायद पब्लिक सड़कों पे नहीं आती। लेकिन क्योंकि पब्लिक आपकी बातों से नाखुश है, कहीं ना कहीं परेशान है, चिंतित है, और भविष्य को लेके ज्यादा चिंतित है मुझे लगता है। क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं मंदी की तरफ जा रहा है। और अगर अमेरिका मंदी की तरफ जाएगा तो पूरा विश्व मंदी की तरफ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल मार्केट है। अमेरिका से सभी देश ग्लोबली ट्रेड करते हैं। तो अमेरिका पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर अमेरिका का रिटर्न भी बाकी देशों को उतना ही होगा। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। शुक्रवार को आपने देखा अमेरिकी बाजार बहुत जोर से गिरा, बहुत ज्यादा उसमें आपने देखा रिसेशन आया। ठीक है, आज सोमवार को इसका असर इंडियन मार्केट में पड़ा। इंडियन मार्केट आपने देखा कि मुझे शायद ध्यान आ रहा है कि जब भारत में सरकार बनी थी तो उससे पहले जून 24 में भारतीय मार्केट इतना गिरा था, बल्कि इतना तब भी नहीं गिरा था। निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी 900 अंक जो अब गिरा है, तब भी इतना नहीं गिरा था। अब 900 अंक से ऊपर गिरा है निफ्टी। ये कहीं ना कहीं मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। सभी देशों की बात करें तो आप सभी देशों का हाल ये है। आप चाहे जापान के मार्केट की बात करें, आप देखेंगे ना कि भारत के मार्केट में बीएससी, उस दिन बीएससी पे 700 से ज्यादा स्टॉक 52 वीक के लो पे थे। 500 से ज्यादा स्टॉक ने लोअर सर्किट छुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 500 से ज्यादा स्टॉक ने लोअर सर्किट छुआ। एनएससी पे करीबन करीबन 600 से ज्यादा स्टॉक ने 52 वीक का लो छुआ। आप समझिए ना कि 600 700 ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। ये अपने आप उस बात को बयां करती है कि हमारा मार्केट किस तरफ जा रहा है, देश कैसे मंदी की तरफ जा रहा है। ऑल मार्केट जो है विश्व का वो मंदी की तरफ जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियल रवैया। टैरिफ टैरिफ वार, जो ग्लोबली टैरिफ वार इस समय विदेशों में चल रही है, सब देशों में चल रही है आपस में। उसकी वजह से जो है मार्केट कहीं भी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। सभी देशों की बात करें हम लोग, अभी तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि निफ्टी का जो एक ईयरली क्लोजिंग होती है वो कभी निगेटिव हो। लेकिन आप एक साल की बात करें, निफ्टी ने इस बार निगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब अभी की बात करें तो निगेटिव 0.3% निगेटिव पहुंच गया है निफ्टी। ये बहुत बड़ी बात है। ग्लोबली सारा मार्केट, एशियन मार्केट टूट रहा है। दूसरी बात, चीन के बाजार में भारी गिरावट है। चीन का पूरा बाजार तहस नहस हुआ पड़ा है इस समय। लेकिन चीन की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि चीन के मार्केट पर जब से इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ है, चीन ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। चीन किसी ना किसी तरीके से अपने मार्केट को सपोर्ट देने में लगा पड़ा है। किसी भी तरीके से वो अपने इन्वेस्टर को सपोर्ट करने में लगा पड़ा है। वो चाहे वो टैक्स में रियायत हो, चाहे लोन में सब्सिडी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से मतलब अपने मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। उसने एक पैनल बना दिया है, वो इस पे काम कर रहा है किस तरीके से इस मंदी से अपने देश को उभारा जा सके, इस टैरिफ वॉर से अपने देश को बचाया जा सके। क्योंकि उसे पता है चीन की जो है
मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है वो उसकी हब है उसकी, उसमें वो। तो वो उसी को बढ़ा के किसी तरीके से जो अमेरिका से डेफिशिएट है उसको कैसे वो पूरा कर सके और देशों से। इस तरफ वो जोर दे रहा है और अमेरिका की जो भरपाई है वो किस देश से करे, इस पे वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्योंकि उसे पता है वो अमेरिका से तो झुकने वाला है नहीं। अमेरिका ने 54 लगाया तो उसने उसके एवज में भी 54 लगाया, मतलब 20 पहले और 34 बाद में। तो वो अमेरिका से झुकने वाला तो नहीं है। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसने जो रेयर अर्थ मेटल थे उस पर जो रोक लगाई, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका भी पड़ा है। उसने साफ-साफ कह दिया कि हम नहीं देंगे। तो ये हिम्मत, ये क्षमता दिखानी अपने आप में, आप जब भी दिखा सकते हैं जब आपके पास कैपेसिटी हो, आप इसके लिए कैपेबल हो। तो चाइना कहीं लग मुझे लगता है इन सब चीज़ों में कैपेबल है। इसके अलावा जो चाइना का नो सॉरी चाइना की बात कर रहा हूँ, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों में बुरा हाल है। लगभग उनके भी मार्केट सबके मार्केट 7% से लेकर 9% तक गिरे हुए हैं। किसी भी देश के इंडेक्स इतना गिर जाना, ये कहीं न कहीं मंदी की तरफ इशारा करते हैं। 2-2 दिन में 20% इंडेक्स गिर जाना। देखिए, स्टॉक का गिरना एक अमूमन नॉर्मल बात है। कभी भी स्टॉक किसी वजह से गिर सकता है। कोई स्टॉक 10% गिर जाता है, कई बार 20% भी स्टॉक गिर जाते हैं, कई बार बढ़ भी जाते हैं इतने। तो वो एक नॉर्मल बात है, कहीं भी किसी देश में हो सकता है। लेकिन किसी देश के इंडेक्स इतने गिर जाना, ये एक मंदी की तरफ इशारा है और किसी एक देश के नहीं, सभी देशों गिर जाना। तो कहीं न कहीं ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान मार्केट को देने वाला है। और क्योंकि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? जैसे चाइना ने जो स्टेप लिया है, वही स्टेप जो है 27 यूरोपियन देश की जो यूनियन है पूरी, 27 देशों की यूरोपियन यूनियन के जो मिले हुए हैं, वो यूएस पे टैरिफ लगाने का प्लान कर रहे हैं। अब सोचिए, अभी तक चाइना ने कमबैक किया था, चाइना ने स्लैपिंग की थी, अब वही स्लैपिंग यूरोपियन कंट्री लगाने वाली है। तो फिर स्थिति और भयानक होने वाली है, और ज़्यादा खतरा इसके लिए बढ़ने वाला है। तो मेरी तो एडवाइस है लोगों को कि मार्केट में बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, बहुत ध्यान से करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म वाले दूर रहें, कुछ दिन चुपचाप रहें, छुट्टी पर रहें, वीकेंड मनाएँ, कहीं जाके गोवा जाएँ, लेकिन इन्वेस्ट से अभी थोड़ा दूर रहें। इन्वेस्ट सिर्फ वही लोग करें जो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो अपॉर्च्युनिटी है। देखिए, लॉन्ग टर्म वालों के तो हमेशा अपॉर्च्युनिटी है। जब भी मार्केट गिरता है 10% 20%, तो उनके लिए तो अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो 20% तो तुरंत गेन कर लेंगे वो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, पता नहीं मार्केट कितने समय के लिए स्थिर रहे। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल यहाँ तक पहुँचने में समय लगे। तो इन सब चीज़ों से आपको सोच समझ के बड़ा इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़, यूरोपियन कंट्री ने क्या सोचा है कि पहली किस्त में वो 28 बिलियन के यूएस इंपोर्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं। समझो, बहुत बड़ी बात है ये भी। दूसरा, 16 महीने के निचले स्तर पर यूरोपियन बाजार है, 16 महीने के निचले स्तर पर। पैन यूरोपियन इंडेक्स जो है, मार्च के ऑल टाइम हाई से 17% नीचे है। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, किसी के शेयर की बात नहीं कर रहा। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स देखिए आप, ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है, 20% नीचे। अब सोचिए, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हर देश के मार्केटों का यही हाल है। दूसरा, आप समझिए चाइना के लिए यूएस का मार्केट कितना बड़ा है। कितना बड़ा है मैं आपको समझाऊं। वो आप ऐसे समझेंगे, भारत का जो पूरा मार्केट कैप है अमेरिका के लिए, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो 85 बिलियन डॉलर्स का है। 85 बिलियन डॉलर्स का। और चाइना का 600 बिलियन डॉलर का। ह्यूज डिफरेंस है, आप समझिए। उसके बाद भी वो देश झुकने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो कैपेबल है। वो अपना प्रोडक्ट यहां ना बेच के तो वहां बेच सकता है। भाई, कोई व्यक्ति कब लड़ सकता है? जब उसे पता हो कि मैं अपने आप में कैपेबल हूं, मेरे सक्षम हूं इस देश के लिए। वो अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो इस लार्ज स्केल पे कर रहा है, वो किसी और देश को भी दे सकता है। तो चाइना तो झुकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका को ही थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। और अगर अमेरिका नहीं झुकता है तो ये पूरे विश्व को मंदी की तरफ ढकेल देगा। दूसरी बात, जो टैरिफ का है, क्योंकि चाइना के सभी सेक्टरों पर असर पड़ा है इन चीजों का। चाइना अपने स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा सचेत है, बहुत ध्यान दे रहा है इन चीजों पे कि कैसे वो अपने देश की गिरावट रोक सके। फिलहाल एक चीज ये है ना कि क्योंकि अगर चाइना, मान लीजिए मैं सोचता हूँ किसी भी देश अमेरिका के टैरिफ पे लगाए हुए टैरिफ को कम कर दे। मान लीजिए, समझ लीजिए कि चाइना ने जो 54% टैरिफ लगाया है, चाइना वापसी ले ले, तो क्या भरोसा है कि अमेरिका भी ऐसा करेगा? इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वियतनाम पे उन्होंने 46% टैक्स लगाया और ये कहा था कि जो देश हमारे देश पे वापसी अगेंस्ट उसके टैक्स नहीं लगाएंगे, तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे वो सेटल कर सकते हैं। वियतनाम ने वो 46% टैक्स को घटा के जीरो कर दिया।
उसके बाद भी उसने कोई ऐसा प्रस्ताव अमेरिका ने नहीं दिया उससे बातचीत करने का, उसे घटाने का। ताइवान ने भी ड्यूटी घटा के 0 कर सकता है। कंबोडिया ने भी 5% तक लाने की कोशिश करी है। अब उसके बाद भी अमेरिका अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। इसी वजह से भी चाइना भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं न कहीं ट्रम्प जो अपना अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं, तो दूसरे देश कैसे झुकेंगे? दूसरे देश कैसे बात के लिए तैयार होंगे? आपकी बात पे कैसे भरोसा करेंगे कि आप जो हैं, अगर दूसरा देश टैक्स घटा देगा तो आप कोई उसको रियायत देंगे? इसीलिए मैं समझता हूँ कि अभी कुछ दिन के लिए हमारे इन्वेस्टर को मार्केट से दूर रहने की ज़रूरत है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो लगे रहें, वो सपोर्ट करें, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, देखिए शॉर्ट टर्म में किसकी बात कर रहा हूँ? आप देखेंगे कि भारत में कोविड के बाद से एक तरीके से शेयर मार्केट में एक बाढ़ सी आई है। और वो बाढ़ किसकी आई है? रिटेल इन्वेस्टरों की। जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटी-छोटी नौकरियाँ करते हैं कंपनियों में, वो अपने साइड से थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट अपनी मार्केट में कर रहे थे। छोटा-छोटा पैसा लगा के पैसा कमा रहे थे। तो उनको मैं समझता हूँ अभी थोड़ी देर दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बेचारे वो अपना पैसा लगा रहे होंगे या लगा चुके हैं, तो वो कहीं न कहीं डूब रहे होंगे। कहीं न कहीं किसी ने लेवरेज पे लगा रखा है, किसी ने कैश में ले रखा है। इस समय ऑप्शन वालों की तो बल्ले-बल्ले, जिसने ऑप्शन में पुट ले ली, उसके तो वारे-न्यारे हो गए होंगे। लेकिन जो स्टॉक में लगा रहे हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इस समय मार्केट काफ़ी नीचे चल रहा है। दूसरी बात, अब भारत की बात करें हम लोग, भारत की क्या स्थिति है? क्योंकि हम भारत के इन्वेस्टर के हितों की बात करेंगे हमेशा कि सरकार का इस पे क्या रुख है? देखिए, आरबीआई ने एक पैनल बनाया है, आरबीआई एक मीटिंग गठित की है, इस पे 7 तारीख से इस पे शायद वार्ता भी चल रही है, मतलब इनकी पूरी मीटिंग चल रही है, पूरा प्रोग्राम चल रहा है इनका। 9 तारीख को उसका रिजल्ट भी आएगा, शायद वो कल कुछ रियायत मिलने के चांस हैं। अ, शायद उसका ब्याज दरों में कुछ कटौती आरबीआई करे, उसके लिए पैनल बनाया है। दूसरा, सरकार ने सीनियर मिनिस्ट्री के जो सीनियर मंत्री हैं, उनसे बात की है, उनका भी एक पैनल बनाया है, वो यूएस से बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत जारी है और पीयूष गोयल जी भी लगे पड़े हैं इसमें कि किस तरीके से अमेरिका से रियायत ली जाए। क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें थी, भारत ने उस पे काम करा है, भारत ने अपने टैरिफों में कम करा है, उसकी भी आप देखेंगे टेस्ला की जो एंट्री कराई है, वो उन्हीं शर्तों के दौरान कराई है, स्टारलिंक को जो मौका दिया है, वो भी उनके दौरान दिया है। तो कहीं न कहीं अमेरिका को भी भारत की बात माननी पड़ेगी। तो भारत का तो देखिए मार्केट वैसे भी उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। अच्छा कैसे कह रहा हूँ मैं? क्योंकि भारत ने वो वाला रुख अख्तियार नहीं करा जो चाइना या और देश कर रहे हैं। क्योंकि और देशों पर जब अमेरिका ने 54%, 45% या 40% टैक्स लगाया, तो उनके एवज में उन देशों ने भी रिवर्ट वो टैक्स लगाया। लेकिन भारत ने क्या करा? भारत ने उसके बाद उनसे वार्ता की और टैक्स में कटौती की, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अमेरिका का भी भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। कहीं न कहीं इसमें आगे चल के भारत की मार्केट को अच्छा मिलने वाला है रिज़ल्ट। दूसरी चीज़, 9 अप्रैल को शायद आरबीआई कहीं न कहीं उसमें कुछ कट करेगी। तीसरी चीज़, रेट कट करने से डोमेस्टिक सेटलमेंट सुधरेगा। डोमेस्टिक सेंटीमेंट सुधरने से क्या फ़ायदा होगा? भारत के मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कहीं न कहीं इकोनॉमी घूमेगी पूरी देश की। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर सस्ता लोन मिलेगा। इसके चलते इकोनॉमी को भी राहत मिल सकती है। आप ये समझिए ना कि देखिए, जब हमारे लिए एक तरीके से मौका भी है। कहते हैं ना कि आपदा में अवसर। अब वो अवसर किस तरीके से है? कोई प्रोडक्ट जो और देश पहले ₹100 में एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, आज वो प्रोडक्ट ₹150 में या ₹140 में एक्सपोर्ट करेंगे। वही प्रोडक्ट भारत ₹110 में, ₹120 में, ₹126 में, जो भी 126 वाला तो लग ही गया है स्लैब, उसके बाद जो रियायत मिलती है भारत को, उस रेट पे वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो कहीं न कहीं भारत के लिए पूरे-पूरे चांसेस हैं। ग्लोबली मार्केट भारत को कैसे वो भारत उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, उस पे अपना कब्ज़ा करता है। ये भारत के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे बढ़ाए। देखिए, भारत जो है, आप समझिए कि पूरे विश्व में जितने भी एप्पल फ़ोन बनते हैं, उसका 80% चाइना बनाता है, 20% भारत बनाता है, अमेरिका नहीं बनाता। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है एप्पल की। अमेरिका भारत से लेता है, चाइना से लेता है। अब जो फ़ोन चाइना देगा, वो देगा अपना टैक्स लगा के 100 वाला 146 में, भारत देगा 126 में। तो भारत को कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे भारत वो 20% से बढ़ा के अपने खुद को 50% पे ले आए। तो भारत का डेफ़िसिट तो वहीं कम हो जाएगा। भारत को मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। कहीं न कहीं जब भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ाएगा, तो भारतीय मार्केट भी ग्रो करेगा। और
इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भारत जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों से दूर रहेगा। दूसरी चीज़ देखिए, क्योंकि जब भी कोई मार्केट गिरता है, उसके बाद क्या होता है, उस मार्केट में नई-नई अपॉर्च्युनिटी होती है। तो उन अपॉर्च्युनिटी को हम लोग कैसे भुनाते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, हम लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, मतलब मंदी की बात कर रहे हैं। मंदी कैसे आती है और मंदी कैसे आएगी? अब आप सोच रहे हैं मैं एक तरफ ये बता रहा हूँ कि भारत को उन्होंने रियायतें दी हैं, भारत को टैक्स में भी सरकार ने रियायत दी है और आरबीआई भी देखिए रेपो दर कम करने वाली है, ऐसा लगता है मुझे ब्याज दर में कुछ कटौती ज़रूर होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर अमेरिका मंदी की तरफ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? मैं एक बहुत छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, किस तरीके से पड़ेगा। भारत एक आईटी सेक्टर लीजिए, भारत जो है आईटी सेक्टर की 50% सेवाएँ जो है अमेरिका को देता है। इसका मतलब ये है कि हमारे 50% लोग हैं आईटी सेक्टर के, वो अमेरिका के लिए काम करते हैं। अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब अमेरिका में मंदी आएगी, तो उसके उपभोक्ता कम होंगे। उपभोक्ता कम होंगे, तो हमारे प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम होगा। कंजम्पशन कम होगा, तो हमारे पास कैपिटल कम आएगा उधर से। धीरे-धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। अब जब वो खत्म हो जाए तो वो 50% लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। अब जो 50% लोग पैसा कमा के वहाँ से लाते, वो भारत के लोगों की जेब में आता। वो पैसा भारत के लोग अपने देश के मार्केट में लगाते, अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज़ करते। कहीं न कहीं भारत का कंजम्पशन बढ़ता। उससे क्या होता? भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती। अब वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके एक से एक चेन बनी हुई है, सारी ऐसा करके घूम के आती है। वो सारी चेन रुक जाएगी। तो क्या होगा? देश मंदी की तरफ बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम तो आशा यही करेंगे कि अमेरिका भी इन हालातों से पूरे विश्व को सुधारे और कहीं न कहीं इस मंदी के दौर से उभरने की कोशिश करे, जिससे पूरा विश्व जो है मंदी के दौर से उभर सके। क्योंकि अगर अमेरिका ग्लोबल मार्केट का बॉस है, अमेरिका मंदी में जाएगा तो सारा देश मंदी में जाएगा, सारा विश्व मंदी में जाएगा और ये बहुत चिंता का विषय होगा विश्व के लिए। क्योंकि अभी कोविड से देश उभर नहीं पाए हैं। अगर दोबारा से उस तरह की मंदी आ गई तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल सभी देशों के लिए बहुत चिंताजनक होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ट्रम्प को और इन सब चीज़ों को वो खत्म करें। ये टैरिफ वॉर को निपटाएँ, इसको खत्म करें, सभी देशों से मिलकर बैठ के बात करें। वो हर देश से वन बाय वन जो ग्लोबली बड़े-बड़े देश हैं उनसे वन बाय वन बात करें कि भाई हमारे प्रोडक्ट पे अपना टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? आप भी धीरे बात करिए। देखिए, किसी भी चीज़ का हल जो है वो बातों से निकल सकता है। लेकिन आप बात ही ना करें किसी चीज़ से, आप अड़ियल रवैया अपनाएँ, तो शायद मैं समझता हूँ इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि धीरे-धीरे आप बात करेंगे शायद वो चीज़ें निपटेंगी और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।